लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं और बीजेपी राहुल को एक्सपोज करने में लगी हुई है। वहीं हमेशा की तरह राहुल गांधी के बयान के बाद अब कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता अपने युवराज द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार चुनाव से पहले पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाकर बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार दे दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपना गोत्र तक पता नहीं, वो आज एक गरीब परिवार और तेली समाज में जन्मे प्रधानमंत्री को ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है। ये सामाजिक तौर पर पिछड़े सभी लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है। वहीं पीएम मोदी की जाति पर बोलकर फंसने के बाद राहुल गांधी अचानक बीच में ही यात्रा को छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में कैसे खलबली मच गई है। अब कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2 दिन यानी 9 और 10 फरवरी को विराम रहेगा। 11 फरवरी को फिर से यात्रा शुरू होगी। इस दौरान राहुल गांधी 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। लेकिन पीएम मोदी की जाति पर बोलकर राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत करवा दी है। वहीं इस खबर में आगे केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे ईडी के खुलासे से केजरीवाल की बढ़ गई है टेंशन। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्षी नेता समझ गए हैं कि देश में एक बार फिर पीएम मोदी की वापसी तय है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के बीजेपी में जाने की होड़ मच गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर अपने साथ लोगों को जोड़ने चले हैं, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए अकेले 370 सीटों पर जीत दर्ज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दक्षिण भारत में भी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दक्षिण भारत में बड़ा खेला कर दिया है। राहुल गांधी यात्रा निकालते रह गए और बीजेपी ने दिखा दिया है कि खेला कैसे करते हैं। दरअसल दक्षिण में पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के दम पर जो पूरे दक्षिण भारत से अपना आत्मीय रिश्ता बनाया है, और उसके सामने सभी लोग फीके पड़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जो हाल ही दक्षिण में के आध्यात्मिक दर्शन और परंपरा को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उससे पूरा देश ही नहीं, दक्षिण की जनता से लेकर वहां के नेता तक अभिभूत है। सबने कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जैसा कोई नहीं। तभी तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेता दक्षिण के मुख्य राजनीतिक दल को छोड़कर बीजेपी में आ गए। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। खबर है कि राज्य के 15 से ज्यादा बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हैं। खास बात यह है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब बीजेपी दक्षिण में विस्तार की कोशिश में जुटी हुई है। तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीते दिनों ही इन नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें अधिकांश नेता एआईएडीएमके से हैं। इससे पहले बीजेपी राज्य में एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ती थी। खास बात है कि बीजेपी लगातार दक्षिण तक विस्तार के प्रयास में लगी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे थे, जहां उन्होंने रैली की थी। आंकड़े बता रहे हैं कि 2014 लोकसभा के मुकाबले केरल की कुछ सीटों पर बीजेपी की स्थिति 2019 तक मजबूत हुई थी। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे काफी किए हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी मजबूत हुई है। ऐसे में वहां के नेताओं का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है, जैसा उलटफेर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज कर की थी। पीएम मोदी अगर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 370 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो इसमें साउथ का रोल अहम रहने वाला है। ऐसे में बंगाल की तरह इस बार तमिलनाडु में बीजेपी न सिर्फ खाता खोलने जा रही है, बल्कि राज्य से अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है। इसके अलावा अटकलें लगाए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की दोबारा एनडीए में वापसी हो सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। इसलिए इस बार सवाल ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 400 पार करेगी या 400 से थोड़ा पीछे रह जाएगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस को कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन राहुल ने कांग्रेस को नुकसान बहुत पहुंचाया है।
कांग्रेस ने राहुल के लिए खूब लॉन्चिंग प्लान बनाए, लेकिन राहुल सिर्फ फजीहत ही कराते रह गए कांग्रेस के नेताओं ने स्वामी भक्ति में आकर राहुल के लिए कई यात्रा प्लान बनाए, जिसमें से एक यात्रा वो कर भी रहे हैं, जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन इन यात्राओं के बावजूद भी राहुल लॉन्च नहीं हो रहे हैं। ये यात्रा के लिए इतनी अपशकुनी साबित हो रही है कि फायदा मिलने से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान ही हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान भ्रम फैलाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की फजीहत हो रही है और कांग्रेस को परेशानी ये हो रही है कि इस फजीहत को ओवरकम कैसे करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा है कि मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो मैं जो कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, वो गुजरात में तेली जाति में पैदा हुए थे। उनकी जाति को बीजेपी ने सन 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, सामान्य वर्ग में पैदा हुए। उन्होंने पीएम मोदी पर पूरी दुनिया में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, किसान मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, बल्कि अडानी का हाथ पकड़ते हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा में ये बात कही, जहां से उनकी यात्रा छत्तीसगढ़ में घुसी। वहीं जन से पीएम मोदी ओबीसी नहीं है ये बोलकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। अब लोग राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं कि आप किस जाति से हैं ये बताइए। बीजेपी के नेता तो कांग्रेस से ये पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी हिंदू है भी कि नहीं। अब पीएम मोदी पर यह बयान देकर राहुल गांधी खुद ही गिर गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें जनाधारी ब्राह्मण बताया था। लेकिन अब जब वो पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठा रहे हैं तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप तो अगड़ी जाति के हो, तो ओबीसी के लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे। राहुल गांधी ने खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ा ली है, क्योंकि अब उनकी जाति भी पूछी जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी राहुल के इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि यह सरासर झूठ है। पीएम मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पूरे 2 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। वहीं अब राहुल गांधी पूर्व साथी ने राहुल गांधी को झूठा कहा है। गुजरात में कांग्रेस सरकार के दौरान डिप्टी सीएम रहे नरहरी अमीन ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी तब हुए थे जब वे सीएम तो दूर विधायक भी नहीं बने थे। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी एक बार फिर फंस गए हैं। भारत का झंडा आज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन राहुल गांधी देश में जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। राहुल गांधी काम के नाम पर तो पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जाति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के पास देश को लेकर क्या विजन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम दिल्ली की जनता को ऐसा विकास देंगे कि वो ये भूल जाएंगे कि वह दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली की जनता को लगेगा कि हम लंदन और टोक्यो में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। दिल्ली की जनता से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हम सभी कच्ची कॉलोनी में पाइपलाइन से पानी देंगे, लेकिन आज भी दिल्ली के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी पहुंच ही नहीं पाया है। दिल्ली के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग आज भी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टैंकर पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि दिल्ली की जनता के पीने के पानी के हक में भी अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार कर दिया है। कोर्ट भी केजरीवाल साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है कि जो आपने भ्रष्टाचार की लड़ी लगाई है उसकी जांच तो होगी ही। कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद तो दिल्ली के सियासत में उबाल आना लगभग तय है। दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों का सीएजी तुरंत ऑडिट करें, ये निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के साल 2018 से लेकर 2021 के सभी अकाउंट्स की तुरंत ऑडिट करें। अदालत में एक याचिका दायर कर बताया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों की कई सालों से ऑडिट नहीं की गई है, लिहाजा अदालत सीएजी को आदेश दे कि वो इन खातों का ऑडिट करे। अदालत में सीएजी के वकील की तरफ से बताया गया था कि उन्हें दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 2018-19 से लेकर 2020-21 तक का वार्षिक अकाउंट स्टेटमेंट मिला है और वो इन सभी अकाउंटों के ऑडिट की प्रक्रिया में है। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीन पी.एस. अरोड़ा ने कहा कि स्टेटमेंट को देखते हुए अदालत सीएजी को निर्देश देती है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट का जल्द कानून के मुताबिक ऑडिट करें। इसके साथ ही इस रिट पिटीशन को भी क्लोज किया जाता है। आपको बता दें कि ये याचिका दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना की तरफ से दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि अदालत डीजेबी को आदेश दे कि वो साल 2015 से लेकर अब तक बोर्ड को हुए नफा नुकसान का हिसाब किताब करे।
इसके अलावा वो बैंक खातों का सालाना स्टेटमेंट भी तैयार रखे। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि अदालत सीएजी को आदेश दे कि वो बोर्ड के बैंक खातों का ऑडिट करे। इस याचिका पर जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी बैंक खातों के फाइनल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सही तरीके से तैयार किए जाएं ताकि पारदर्शिता और कानून के मुताबिक कार्य हो सके। इसके साथ ही जल बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया कि ये याचिका राजनीति से प्रभावित है और बोर्ड पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत और झूठे हैं। वहीं सीएजी ने भी अदालत से कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार से कई बार संपर्क कर ऑडिट के लिए अकाउंट की जानकारी मांगी गई है, लेकिन अकाउंट्स की जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से ऑडिट पूरा नहीं हो सका है। अब एक और मामले में आम आदमी पार्टी को कोर्ट से झटका लगा है और दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों का सीएजी ऑडिट कराने को लेकर बीजेपी की मांग कोर्ट ने मान ली है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को देखकर लग रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों की फौज सी खड़ी कर रखी है। जहां देखो उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और पार्टी और उनके सहयोगी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपके नेता कथित तौर से भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिनों में आपके लिए ये कहावत आम ना हो जाए कि आपके पार्टी ऑफिस में एक कंकड़ भी फेंक दोगे तो वो किसी ना किसी तथाकथित भ्रष्टाचारी को ही जाकर लगे। आपके नेता जो कह रहे थे कि हम विकास करने और राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने में सर्वगुण संपन्न है, उन्हीं लोगों के सच से जब पर्दा उठने लगा है तो लोगों को पता चला कि असल में ये लोग भ्रष्टाचार करने में सर्वगुण संपन्न है। आपके नेता बस लोगों को बरगलाने का काम ही करते हैं। ऐसा ही वो ईडी की रेड पर भी करने लगे, जो केजरीवाल साहब के करीबियों पर हुई थी और कह रहे थे कि ईडी को रेड में कुछ नहीं मिला। तो ईडी ने भी नहले पर दहला मारते हुए लोगों को बता दिया कि आखिर क्या कुछ मिला है ईडी को रेड में। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और आप सांसद एनडी गुप्ता के आवास समेत कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उनके पीए और पार्टी के दूसरे नेताओं के घर ईडी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब ईडी ने खुलासा कर केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। ईडी ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 6/2/2024 को दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। तलाशी के दौरान 197 करोड़ रुपए के लगभग कीमती सामान और 4 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। ईडी की तरफ से बताया गया है कि इन सभी सामानों को सीज किया गया है। इसके साथ ही ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार से मिली रिश्वत की रकम चुनावी कोष के तौर पर आम आदमी पार्टी को दी गई थी। दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले को लेकर दावा किया जा रहा है कि बोर्ड द्वारा 38 करोड़ रुपए के एक टेंडर को जारी करने में गड़बड़ी की गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले इस छापेमारी को लेकर एक्स पर कहा था, मेरे पीए के घर आज 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ईडी ने बता दिया है कि छापेमारी में क्या मिला है। ऐसे में अब केजरीवाल के लिए कुछ बोलना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल कह रहे थे कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ईडी ने कोर्ट में जो सबूत दिए हैं उसकी वजह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।